तो मित्रों नमस्कार। जैसा कि विभिन्न परीक्षाओं में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट से और आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो मैंने समराइज करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का वार्षिक वित्तीय विवरण, मध्य प्रदेश का बजट 2022-23। ठीक है, तो बजट की बात करते हैं। तो जब भी बजट की बात शुरू करते हैं तो हमें बजट में केंद्रीय बजट, देखिए ऊपर कॉर्नर पे केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112, संविधान में अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट पेश करने की चर्चा है। तो केंद्रीय बजट किससे संबंधित है? अनुच्छेद 112। और राज्य का बजट जो है अनुच्छेद 202। दोनों बातें महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार का जो बजट है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और बजट किसको बोलते हैं? एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल प्राप्तियों एवं कुल व्यय का अग्रिम अनुमान। सरकार को जो भी पब्लिक से या बाकी चीज़ों से आमदनी होती है, आय होती है, वह और कुल व्यय, इन दोनों का लेखा जोखा जो होता है आय और व्यय का, उसको हम क्या कहते हैं? बजट करते हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2018 तक मध्य प्रदेश में जो बजट था, उसका जो बजट सत्र चलता था वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता था। परंतु 2018-19 में जो शंकराचार्य समिति बनी थी, उसने जो सिफारिश की थी, उसके आधार पर अब जो है मध्य प्रदेश का बजट है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है बजट सत्र। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। वित्तीय वर्ष कब तक होता है मध्य प्रदेश का? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। कब से हुआ है? 2018-19 से। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डेटा है, डेटा से घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको साधारण भाषा में समझा दूंगा, उतना ही याद रखना है। ठीक है, 2022-23 का हम बजट लेकर के चल रहे हैं। एक साइड पे प्राप्तियां हैं, देखिए, एक साइड पे व्यय लिखा हुआ है, जो सरकार को क्या प्राप्त हो रहा है, कितना पैसा और कितना पैसा व्यय किया सरकार ने। तो मोटा मोटी, और एक चीज और देखना है, 2 चीजों से पैसा मिलता है सरकार को। एक होता है राजस्व की प्राप्ति होती है, राजस्व का मतलब होता है उसमें कर आते हैं, किराए आते हैं, और भी जो चीज़ टैक्सेस वगैरह सरकार लगाती है, उससे जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? राजस्व प्राप्ति। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति का एक फिगर है, यहाँ पे देख लीजिए, 1,95,180 करोड़ रुपए, इतना पैसा सरकार को राजस्व से कर के रूप में जनता ने, लोगों ने दिया। ठीक है, एक प्राप्ति होती है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है, बड़े बड़े कार्यालय बनाती है, बड़े बड़े डैम बनाती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली पावर हाउस में खर्च कर रही है, कैनाल में खर्च कर रही है। ठीक है, जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जिनमें पूंजीगत मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके गोदाम बड़े बड़े बना रही है, उन गोदामों से भी, इन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कुछ ना कुछ मिलता है। बांध बना रही है, उससे बिजली बनती है, बिजली से इनकम होती है। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्ति वो कितनी है? 53,972 करोड़ रुपए। ठीक, इन दोनों को जोड़ दें तो 2,49,152 करोड़ रुपए। तो एक ये फिगर हो गया कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हुआ। कब? 2022-23 में। अब व्यय की बात करें तो इसी तरह व्यय भी है। व्यय भी इसी तरह है, राजस्व है, सरकारी लोगों की पेंशन है, लोगों के वेतन हैं, लोगों के और खर्च हैं, सरकार में जो शासकीय ऑफिस चल रहे हैं, स्टेशनरी का, कागज का, ट्रांसपोर्ट का, ये सारे खर्च किस में आते हैं? राजस्व व्यय में आते हैं। ये फिगर है 1,98,000 करोड़ का। ठीक है, अब इसी तरह पूंजीगत व्यय है, सरकार बिल्डिंग बना रही है, महल बना रही है, डैम बना रही है, सड़कें बना रही हैं, पावर हाउस बना रही है, इनमें जो खर्च होता है वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। ये कितना है? 48,800 करोड़। टोटल कितना हो गया? 2,47,715। तो देखिए, इनकम और आय हो गई, प्राप्ति हो गई और व्यय हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं हम 2021-22 से इसकी तुलना करते हैं। प्रश्न यहीं से निकल के आते हैं, तुलना से, कि भाई 2021-22 में कितना हुआ था और 2022-23 में कितना हुआ था। तो 2021-22 की तुलना में 3 पॉइंट आ गए: राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति और कुल प्राप्ति। इनमें क्रमशः परसेंटेज लिखे हुए हैं। राजस्व में जो प्राप्ति बढ़ी 19%, पूंजीगत प्राप्ति बढ़ी 5% और कुल प्राप्ति बढ़े, अगर दोनों का टोटल करें और टोटल वैल्यू में निकालें तो 15%। ठीक है, तो 15% जो है प्राप्ति बढ़ी। अब आ जाते हैं हम 21-22 की तुलना में, अब हम आ जाते हैं किस में? राजस्व व्यय की ओर। अभी तो प्राप्तियों को देखा, अब राजस्व व्यय कितना 2021-22 की तुलना में कितने परसेंट बढ़ गया? खर्चा 15%, पूंजीगत व्यय में खर्चा कितना परसेंट बढ़ा? 11%। और ओवरऑल देखें, अगर पूंजीगत राजस्व और पूंजीगत का मिला करके, तो कुल व्यय
2021 का, 21-22 का और 22-23 का, उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई। तो ये परसेंटेज फिगर थोड़े से ध्यान देने हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब विनियोग की राशि होती है, सरकार क्या है कुछ पैसा पहले भी ले लेती है जब तक बजट पारित नहीं होता है, तो विनियोग की राशि एक तरह से ध्यान रखना है 2.79 लाख करोड़ 16% की वृद्धि हुई 21-22 की तुलना में। अब ये प्रश्न पूछा जाता है एक राजस्व घाटा से। ठीक है, राजस्व घाटा मतलब राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में कितना अंतर है। देखिए राजस्व प्राप्ति कितनी है 195 180, राजस्व व्यय कितना है 198 916। तो अब देखिए दोनों में अंतर है, अंतर मतलब 195 मिला और 198 आपने खर्च कर दिया, तो कितना अंतर है, मतलब खर्च ज़्यादा हो रहा है ना, तो राजस्व घाटे में है। मिला कम आपको, खर्च आपने ज़्यादा किया, कितना घाटा है माइनस में 3736 करोड़। ठीक है, 2022-23 में ये राजस्व घाटा कहलाया। ठीक है, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है। ये कुल जो राशि है, देखिए इधर हमने लिखा भी है, कुल जो सकल घरेलू राज्य का जो जीडीपी है स्टेट का, उसका कितने प्रतिशत है 0.32, ये भी फिगर एक। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं हम 2022-23 में जो भी मिला 249 बताया था ना, यहाँ पे देखिए 249, ये 249 मिला हमें 2.49 लाख यानी 2,49,000 करोड़ रुपए। अब इसमें ये पैसा मिला तो कहाँ कहाँ से मिला, सबसे ज़्यादा पैसा मिला राज्य के करों का हिस्सा, राज्य सरकार जितने भी कर लगाती है उससे 77,800 रुपये मिला, 77,800। ठीक है, अब ये जो 22-23 21-22 में मिला होगा कुछ, उसकी तुलना में ये 12% ज़्यादा है, मतलब इस बार ज़्यादा कलेक्शन हुआ कर का। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और अगर हम 77,800, राज्य में बहुत सारे कर लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा 42,000 इसमें से किससे आया, जीएसटी से, बिक्री कर से, प्रवेश कर से और विलासिता कर से, ये पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी तो इसको देख लेना है। फिर दूसरे नंबर पे केंद्रीय कर, केंद्र सरकार जो कर लगाती है वसूल के हमें देती है, उसमें 64,000 करीब करोड़ रुपए हमें मिले, जो पिछले साल की तुलना में 23% ज़्यादा है। और केंद्र से जो हमें सहायता मिलती है हर स्टेट को, वो भी इस बार 45,500 करीब मिली है, जो कि 25% पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये राजस्व प्राप्ति है, इसको ध्यान रखना, फिगर को जब एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अच्छा, बजट प्रस्तुतिकरण की बात कर लें कि बजट कब पेश किया गया और किसने पेश किया, तो 2022-23 का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, उन्होंने 9 मार्च 2022 9 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया था। ठीक, इसको ध्यान देना है। इसके बाद आ जाता है एक सबसे महत्वपूर्ण, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय माने राजकोष है जो हमारा, उसमें कितना घाटा हो रहा है। अभी हमने देखा ना, खर्च ज़्यादा कर दिया, प्राप्ति कम हुई, तो राजकोषीय घाटा इसको 3% पे लाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी संभव नहीं हुआ। इस बार जो टोटल राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जितना भी इनकम हमारे यहाँ पे होता है, उसका 4.5% घाटा हमको राजकोष में इस वर्ष हुआ है 22-23 में। ठीक है, तो कितने परसेंट राजकोषीय घाटा 4.5%, पिछले साल कितना था 4.16, बस यही तो याद करना है बाकी आपको ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाना है। ठीक है, अब प्राथमिक घाटा, एक शब्द आता है प्राथमिक घाटा कितना हुआ। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्याज व्याज भी हमें देने पड़ते हैं, तो अगर उस ब्याज को घटा दें, राजकोषीय घाटे में अगर हम ब्याज को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा कितना था देखिए 52,000 करोड़, उसमें से ब्याज करीब 20 करोड़ घटा दें, 20,000 करोड़, तो प्राथमिक घाटा 30,400, इतना 344 करोड़ रुपए आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक, अब एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज, तो ये बजट जो था ये चाइल्ड बजट था। क्या बजट था, बच्चों के लिए बजट था। 18 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाओं में बजट दिया गया। इस बार इसको चाइल्ड बजट भी नाम दिया गया। पहली बार चाइल्ड बजट का समावेश किया गया। 57,800 करोड़ रुपए 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए योजनाओं में खर्च किए जाएंगे, ये वित्तीय विवरण 2022-23 का कहता है। चलिए, वित्तीय विवरण के बाद एक शब्द आता है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये होता है कि 21-22 में जो हमने बजट बनाया था और जो खर्च किया वो किन योजनाओं में किया और क्या अचीवमेंट रहा, उसमें क्या प्रगति हुई। ठीक है, और आने वाले 22-23 में आप इसको कैसे देखेंगे। तो बजट जो है हमेशा इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे का होता है। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा आपकी 21-22 की मध्य प्रदेश की आपके सामने है।
आर्थिक समीक्षा को अपना जानने के लिए सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? हमारे प्रदेश में या देश में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो प्रदेश के निवासी हों या बाहर के हों, उनके द्वारा जो भी आय किया गया और जो भी व्यय किया गया, उसका जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद दो तरह से होता है। अगर आज के भाव में, करंट प्राइस में, आज की डेट पे अगर हम निकालें और पिछले वर्ष से तुलना करें तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि अलग होगी। और एक हम आधार वर्ष मान लेते हैं। जैसे इस समय आधार वर्ष चल रहा है 2011-12, उस समय की जो स्थिति थी उससे तुलना करते हुए अगर हम आज की कोई चीज़ निकालते हैं तो वो कांस्टेंट प्राइस में कहलाती है, स्थिर भाव में कहलाती है। हमने एक आधार वर्ष फिक्स कर दिया तुलना करने के लिए कि 2011-12 के आधार पे हम तुलना करेंगे। तो स्थिर भाव में सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में कितनी वृद्धि हुई? 10.12% की। कब की तुलना में? 2011-12 से अगर कंपेयर करें तो आज की डेट पे 21-22 में जीडीपी में कितनी? 10.12 की वृद्धि हुई। अगर हम करंट प्राइस पे करते हैं, आज के उसमें करते हैं प्रचलित भाव में, देखिए सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव में वर्तमान दर पे, तो 19.74% की वृद्धि हुई। यानी पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रचलित भाव कितनी वृद्धि हुई? 19.74। ये देखिए 20-21 में इतना था 9,76,000 और ये हो गया 11,116। ठीक है, इसको देखिए 21-22 का, ये कितने का अंतर है इसमें? 19.74 की वृद्धि हो गई। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान से देख लेना फिगर। मतलब ये जीडीपी की वैल्यू है जो 9,76,000 2020-21 में थी, 11,69,000 अब हो गई। तो पहले 9-9.5 लाख थी, अब 11 लाख हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 19.74 की। ठीक है, तो अब 2011 से 11-12 से और 21-22 तक हर साल कुछ ना कुछ वृद्धि होती होगी। किसी साल 10, 15, 18, 16, 14। तो अगर औसत बात करें हम 10 सालों की, तो स्थिर दामों में जो वृद्धि हुई वो 7.09% की कांस्टेंट प्राइस में आधार वर्ष की तुलना में, और प्रचलित दामों में बात करें तो 14.10 की। ठीक है, ये औसत वृद्धि है किसमें? जीडीपी में, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है राज्य का। अब स्थिर दामों में या स्थिर भाव पे आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो यही होता है कि कृषि से हमको कितना फायदा मिला, कृषि में कितनी वृद्धि हुई, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी हुई, जो विनिर्माण है, मतलब कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और कोई भी सर्विस। 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आता है कृषि या उससे जुड़े जो भी चीज़ें हैं, पशुपालन है, कृषि है, वो प्राथमिक कहलाती हैं। द्वितीयक कृषि मतलब, प्राथमिक का मतलब ये होता है कि हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, द्वितीयक में आता है विनिर्माण, हमने उसको पीसा, तोड़ा और उसके बाद कुछ चीज़ें बना दी नई, वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, जैसे विनिर्माण की जो सामग्रियां हैं उसमें। और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। तीसरा, तृतीयक क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, जिसमें ना कुछ बनना है ना कुछ करना है, आप कोई सेवा देते हैं। आप मैकेनिक हैं, आप सर्विस करेंगे, आपने कुरियर सर्विस की, आपने ट्रांसपोर्ट की सर्विस की, कोई भी सेवा देना, आपने मजदूरी की, वो सर्विसेज जो कहलाती हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं वो आती हैं तृतीयक श्रेणी में। तो अब 11-12 का ये फिगर दिया हुआ है, ये 21-22 का फिगर है, महत्वपूर्ण है 21-22 का। ये देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में 37.49% की वृद्धि, 25% वृद्धि हुई आपकी विनिर्माण में, और 37.41 हुआ किसमें? तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में। बाकी डेटा मैंने दे दिया है, देखिए इसको कंपेयर करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज 21-22 का जो डेटा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का, इसको याद रखना है। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आय में आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति की आय कितनी है? आय भी दो तरह से निकाली जाएगी, उस समय 11-12 जो आधार वर्ष है उसकी तुलना में और आज की तुलना में। इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये फिगर हैं दो, याद रखने हैं। स्थिर भाव पे 63,345 और प्रचलित भाव पे 1,24,685 रुपये प्रति व्यक्ति आय है मध्य प्रदेश की, जो कि 19-20-21 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसमें 8.59। सीधे पूछ लेगा प्रति व्यक्ति आय में 2020-21 की तुलना में 21-22 में या कितनी वृद्धि हुई है? 8.59%। रुपए में पूछता है तो ये 63,000 रुपये स्थिर भाव में, 1,24,000 प्रचलित दामों में। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में प्रचलित दामों पे क्या है? देखिए 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये हर व्यक्ति की इनकम हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है,
अब ये कुछ वो है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो हमारे यहाँ गेहूं और धान की खरीदी होती है उसका डेटा है एक, कि गेहूं या रबी की फसल का 128 लाख मीट्रिक टन, ये नया फिगर, इसको याद रख लेना है। और धान में खरीफ की फसल में 45 लाख मीट्रिक टन एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे फसलों का उपार्जन हुआ है, सरकार ने इसको खरीदा है। ठीक है, उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना में इतने 72 लाख लोग जो है मध्य प्रदेश में लाभान्वित हुए हैं, और प्रधानमंत्री आवास में 23.5 लाख आवास मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान प्रधानमंत्री आवास पे मिला है, क्योंकि उसने 23.5 लाख आवास बनाए हैं, जो पूरे भारत में नंबर 1 पे है। तो चलिए बजट अब देख लेते हैं। बजट में क्या होता है, 22-23 के बजट की बात कर रहे थे। शिक्षा को कितना पैसा मिला, देखिए 39,000 रुपये, 39,000 करोड़ रुपए। सबसे ज़्यादा शिक्षा को, खेल को और संस्कृति को मिला। उसके बाद ऊर्जा को मिला है, देखिए ऊर्जा में भी 21,000 करोड़ हैं। ग्रामीण विकास में उससे कम है, 21,000 कुछ हैं। ठीक, इसके बाद कृषि में देखिए 16,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य में। तो इस तरह मतलब एक मैंने जनरल जानकारी दी है, आपको पता होना चाहिए मोटा मोटी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, खेल में, इस बार खेल, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, इन तीनों को मिला करके सबसे ज़्यादा क्या हुआ, बजट में एलोकेशन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज़ें हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे जो बताता है कि 21-22 में क्या फ़ायदा हुआ किस क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में दलहन गेहूं के उत्पादन हेतु, गेहूं और दलहन जो फसलें हैं उनके उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार 7वीं बार 2021 में 7वीं बार मिला है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कृषि निर्यात जो है 2015 की तुलना में 1,000 मिलियन डॉलर पहुंच गया, मतलब 2 गुना हो गया। ये लिखा हुआ 2 गुना हो गया, ये याद रखना है। 2019, ठीक है, 2020 में 2 गुना हो गया थे। ठीक है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास में देखिए 23.5 लाख बना करके मकान मध्य प्रदेश पहुंच गया नंबर 1 में। ठीक, और 22-23 में क्या लक्ष्य लिया मकानों का, 10 लाख और बनाएंगे, ये याद रखना है। इसके बाद मनरेगा, मनरेगा में प्रति परिवार औसत रोजगार कितना, 55 दिन का औसत रोजगार, 55 दिन, हर व्यक्ति को औसत 55 दिन का काम मिला। ठीक है, प्रति परिवार में, परिवार की बात हो रही है। ठीक है, और मनरेगा में जो बजट है इस बार 3500 करोड़ दिए गए हैं। मनरेगा पूछा जाता है इसलिए इसका बजट भी आपको मालूम होना चाहिए, 3500 करोड़। ठीक है, अब अभी तो ग्रामीण विकास की, शहरी विकास में भी प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, तो शहरी विकास में मध्य प्रदेश का नंबर पहला नहीं है, शहरी विकास में मध्य प्रदेश का नंबर है दूसरा। मतलब शहरों में जो मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास में, उसमें मध्य प्रदेश का नंबर है दूसरा, और गांव में जो बन रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश है प्रथम। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब इसके बाद आ जाता है इंदौर, स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ था, इंदौर 5वीं बार लगातार पहले स्थान पे। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर 5वीं बार पहले स्थान पे। देश का पहला वाटर प्लस शहर है बना है। वाटर प्लस शहर का मतलब यहाँ जल की कमी नहीं है, जल और प्लस है, मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पे कंजर्वेशन होता है वाटर का कि देश का पहला वाटर प्लस शहर इसको घोषित किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत में प्रथम स्थान स्वच्छता में इंदौर लगातार 5वीं बार। ठीक है, और 4 शहर मध्य प्रदेश के स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार आए हैं। इंदौर पे पहला स्थान है, भोपाल का 7वां, ग्वालियर का 15 और जबलपुर का 20वां। प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से किसी भी रूप में कितने शहर आए, कौन कौन से शहर थे, कौन कौन सा स्थान था, और पहला स्थान इंदौर का था, 5वीं बार था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दुग्ध के क्षेत्र में मध्य प्रदेश उत्पादन में अब तीसरे स्थान पे पहुंच गया। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। और पशुपालन में 400 से पशु चिकित्सा चलित वाहन सेवा 108 डायल चलता है, 109 नंबर पे डायल करेंगे, घर में सेवा लेंगे। ऐसी चलित इकाइयां 406 शुरू होनी है। सिंचाई में सबसे बड़ी उपलब्धि बुरहानपुर जिले में हुई, हर घर में जल, नल कनेक्शन करके फटाफट जल पहुंचाया जा रहा है हर घर में। बुरहानपुर में 100% घर में नल द्वारा जल करने के लिए मध्य प्रदेश का पहला जिला बुरहानपुर। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इससे। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल एक नई स्कीम बनी है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। पूछा जा सकता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2022 में। और किसके लिए, 15 वर्ष से अधिक के जो निरक्षर लोग हैं, 15 ईयर से ऊपर जो निरक्षर लोग हैं उनके लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। स्वास्थ्य के सेवा में आयुष्मान कार्ड 2,66,00,000 कार्ड मध्य प्रदेश ने बनवाए, 95% फैमिलीज को कवर कर लिया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड। ये पूछा जा सकता है। सड़क,
सड़क में एक नई चीज हुई है, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश भवन निगम की स्थापना करने के बाद मध्य प्रदेश में जो भी भवन बनते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए इस निगम की स्थापना हुई है। इंदौर एयरपोर्ट को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट किया गया की संज्ञा दी गई है, कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट बना दिया गया इंदौर को। इंदौर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा दे रहा था, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा पहले से इंदौर दे रहा था। मध्य प्रदेश का इकलौता एयरपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा के लिए। और कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट इंदौर। महिला बाल विकास में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे। मातृ वंदन योजना में मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पे। महिला बाल विकास की योजना, चाइल्ड बजट बताया, जैसे मैंने पहली बार 18 वर्ष से कम आयु के बालकों पर आधारित कुल बजट इसके लिए 57,800। इस फिगर को भी ध्यान दीजिएगा, 18 वर्ष से कम लोगों के लिए चाइल्ड बजट। सांची को सोलर सिटी बनाने का प्लान। सोलर सिटी किसको बनाया जा रहा है पूछ लेगा, सांची ऊर्जा विभाग की है, ठीक है। और एक ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय वेदांत पीठ, अंतर्राष्ट्रीय वेदांत पीठ, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय वेदांत पीठ आदि गुरु की स्थापना 370 करोड़ से ओंकारेश्वर में की जा रही है। बजट में इतना ही, आगे आप पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, रिवाइज जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा बोरिंग लगा होगा लेकिन प्रयास ये है कि सरल भाषा में मैंने बताया है, समझेंगे तो काम आएगा। थैंक यू।